भारतीय जनता पार्टी को अगर आना पड़ा है तो उसका कारण सिर्फ पंडित जी हैं। देखिए, ये जो आरक्षण का मुद्दा ये लोग चला रहे हैं, सब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैं बैकवर्ड समाज से भी अपील करता हूँ, मैं मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एससी समाज से भी अपील करता हूँ। ईडब्ल्यूएस हटा, जब आप मांग रहे थे 10%, तब आपने क्यों कहा कि नहीं आरक्षण खत्म कर दीजिए? जातियां इतनी जकड़ी हुई हैं कि जब से सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी बनी है तब से जगह जगह जितने भी सरकारी संस्थान हैं उन संस्थानों में अलग अलग जातियों के लोगों का सम्मेलन कराया जा रहा है। हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत था हम पिछड़ों की बात करेंगे। अभी आज ब्रजेश पाठक के यहाँ धरना चल रहा है, वो भी इसी के लिए चल रहा है, आरक्षण के लिए ही। इस वक्त आरक्षण को लेकर के पूरी तरह से प्रदर्शन चल रहा है। एक तरफ आरक्षण समाप्ति की बात चल रही है तो दूसरी तरफ जैसे पिछड़े वर्ग की बात आती है तो सवाल कहीं ना कहीं आरक्षण के समर्थन में भी नजर आता है। लेकिन लोग क्या कहना चाहते हैं, हम लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिर लोगों जो इस वक्त आरक्षण को लेकर मुद्दा बना हुआ है, लोगों के मन में क्या चल रहा है। इस वक्त जंतर मंतर पर मुद्दा उठ रहा है, आरक्षण को समाप्त करने के लिए आर्थिक स्थिति के अनुसार आरक्षण को दिया जाए। देखिए, ये जो आरक्षण का मुद्दा ये लोग चला रहे हैं, सब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसमें देश की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग आए। आज तक भारत की राष्ट्रपति क्यों नहीं आई उसमें? किसी ने निमंत्रण दिया उनको? क्योंकि वो दलित समाज से हैं, इसलिए उनको नहीं बुलाया। किसी मंदिर के, किसी बड़े मंदिर का पुजारी किसी दलित को, किसी बैकवर्ड को बना दे, वो काम नहीं करेंगे। आरक्षण, खाली आरक्षण पे धरना देंगे कि नौकरी। अभी आज ब्रजेश पाठक के यहाँ धरना चल रहा है, वो भी इसी के लिए चल रहा है, आरक्षण के लिए ही, कि उसको कैसे समाप्त किया जाए। नौकरी हमारी बैकवर्ड दलित की, हिस्सा ले लेंगे सारे फॉरवर्ड लोग, तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, हमारा हक खाना चाहते हैं वो। अच्छा, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका हक खाना चाहते हैं, ये बैकवर्ड और एससी का हक खाना चाहते हैं जो इस वक्त कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मोबाइल आप ले लीजिएगा, अब बैठ के ही बात कर लेते हैं आपसे। आपका सवाल है कि हक खाना चाहते हैं, इसलिए ये स्थिति उत्पन्न हो रहा देश के भीतर कि सामान्य वर्ग के लोग हक खा लेंगे दलित और पिछड़े वर्ग का। देखिए, उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से एक बड़ी बात ये रही है कि उत्तर प्रदेश और देश को हमेशा हिंदू और मुस्लिम की आग में झोंका गया, नफ़रत की राजनीति को पैदा किया गया हिंदुस्तान के अंदर। और ये नफ़रत की राजनीति आज पहली बार उत्तर प्रदेश में आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है। और आरक्षण का मुद्दा आया क्यों, इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि इसी समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी की जयंती 5 अगस्त को मनाई गई और पूरे समूचे उत्तर प्रदेश से कोने कोने से। सुन, मैं इतिहास की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इनके जवाब की तरफ जाना चाहता हूँ कि जो इन्होंने कहा ये सत्य है। अगर अपनी बात आप मेरे मुंह में डालना चाहेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ पहले उसको सुन लीजिए। अच्छा, सुनाइए सुनाइए। आज आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को अगर आना पड़ा है तो उसका कारण सिर्फ पंडित जी हैं, क्योंकि पंडित जी उस दिन यहाँ शंख बजा के गए, आरती करके गए, पूजन करके गए, तिलक लगा करके गए और ये शंखनाद करके गए कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की स्थापना की राजनीति होगी और 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और यही कारण था कि आज भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय अखिलेश यादव जी की बिछाई हुई पिच पे आना पड़ा। आज आदरणीय अखिलेश यादव के बनाए हुए पीडीए पर भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ उठा। और पेट पे मरोड़ इसलिए उठा क्योंकि पीडीए में पंडित जी शामिल हो गए। अगर पीडीए में पंडित जी शामिल नहीं होते तो आरक्षण मुद्दा नहीं होता, आज भी हिंदू मुस्लिम होता। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक तरफ लगातार हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, जबकि वहीं अयोध्या के एक महंत राजू दास ने एक निषाद समाज के आदमी को माँ बहन की गालियाँ एक टीवी चैनल पर लगातार लाइव होकर के दी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश की जनता है, सब जानती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, नाव नाव कितने बार अभया होता है, इसलिए अब ना पंडित जी, ना सवर्ण, ना बैकवर्ड, ना फॉरवर्ड, कोई किसी का हक नहीं खा पाए। ये तो ठीक है, आपने इतिहास बता दिया, सिचुएशन बता दिया, 2027 बता दिया, सब मज़ेदार बात बताया। लेकिन बात यहाँ सिर्फ मुझे इतना जानना है कि जो आरक्षण की मांग की जा रही है, ये जिस तरीके की मांग रखी जा रही है, ये सही है कि गलत, ये मैं पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो अभी आरक्षण को ख़त्म करने की बात ही कहीं से नहीं थी। यूजीसी रोल बैक पर बात जरूर चालू की थी समर्थ समाज के लोगों ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब पंडित जी को यहाँ शामिल होते देखा तो उनको लगा कि यार कुछ ऐसा करो कि इस पीडीए को डैमेज करो। और उस पीडीए को डैमेज करने के लिए उन्होंने क्या किया कि आरक्षण खत्म करो, आरक्षण की बात करी। और जैसे ही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया कि आरक्षण है, था, है और रहेगा, अगले ही पल
उनके गृह मंत्री, उनके रक्षा मंत्री, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और इवन भारतीय जनता पार्टी के समान नेताओं में एक भी मादा नहीं रखता है जो इस बात को बोल सके कि आरक्षण कैसे खत्म होगा। जबकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार पिछले 10 वर्षों से कह रहे हैं कि पीडीए की राजनीति करो, सामाजिक न्याय की राजनीति करो और जातिगत जनगणना करा करके जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी, जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी अगर दी जाएगी तो ज़्यादा बेहतर समाज बनेगा। और उसी आधार पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार चल रहे हैं। और मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, मैं इस चीज़ में सहयोग कर रहा हूँ। मैं नहीं, मेरे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो आज की डेट में संविधान को मानते हैं, वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। और आरक्षण उसी बात पर जाकर के समराइज होगा, अन्यथा समराइज नहीं होगा। आरक्षण तब तक चलता रहेगा जब तक एक एक व्यक्ति अपने मुख्य धारा से जुड़ नहीं जाएगा। और मुख्य धारा से जुड़ने के लिए मैं बैकवर्ड समाज से भी अपील करता हूँ, मैं मुख्य धारा से जुड़ने के लिए एससी समाज से भी अपील करता हूँ कि अपने दबे कुछ लोगों को आगे लाइए। जैसे एक बात बार बार निकल के आती है कि ईडब्ल्यूएस क्या है। ईडब्ल्यूएस में कोई क्रीमी लेयर नहीं है। ईडब्ल्यूएस में भी अगर कोई है तो गरीब ब्राह्मण है, गरीब सवर्ण है। और उसमें गरीबी रेखा के नीचे यह नहीं कहा गया कि केवल सवर्ण ले सकता है। गरीबी रेखा का अगर आप अपना पॉवर्टी बिलो लाइन का कार्ड लगाएंगे तो आप ओबीसी समाज से भी आते होंगे, तब भी आप ईडब्ल्यूएस के तहत अपना फार्म भर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि चिंतन करना चाहिए हर एक समाज को। पर यह समराइज तभी होगा जब जातीय जनगणना होगी इस देश के अंदर। और जातीय जनगणना के आधार पे उत्तर प्रदेश और देश में, समूचे देश में समराइज होगा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, तभी ये आरक्षण समराइज हो सकता है। अन्यथा कोई माई का लाल इस आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता। और फिर मैं क्या कहूँ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सवाल सत्ता से होना चाहिए, सवाल विपक्ष से होता है। विपक्ष का नेता खत्म नहीं कर सकता है, सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी खत्म कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी का ऐसी कोई मंशा नहीं है। क्यों? उनके लगातार बयान आ रहे हैं, लगातार उनकी चीज़ें आ रही हैं। तो हमारी पार्टी तो पिछड़ों की पार्टी है। हमारी पार्टी का तो मूल विचारधारा, मूल जो सिद्धांत है वही नहीं, ब्राह्मणों की भी पार्टी है, पीडीए से पंडित भी हो गया है अब। आपकी पार्टी पिछड़ों की नहीं, हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत था, हम पिछड़ों की बात करेंगे। डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी, 100 श्रेष्ठों ने बांधी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60। इस बात को कहने वाले अगर हम सबके कोई आदर्श हैं तो स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हैं। और जब तक इस बात को समाज में लागू नहीं किया जाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। थोड़ा सा इधर भी हम आ जाते हैं। यहाँ तो खेला पूरी तरह से भाजपा वर्सेस सपा कर दिए आपने आरक्षण को लेकर के बता दिया कोई समाप्त नहीं कर पाएगा, किसी भी हालत में नहीं समाप्त कर पाएगा, वो तो पूरा साफ साफ कर दिए। तो भाजपा वर्सेस सपा का खेला बता दिए। देखिए, ऐसा है कि आलोक भाई हमारे बड़े भाई हैं और एक ही पार्टी से हैं हम लोग, बहुत सीनियर हैं हमसे। वो तो मुद्दों पे बात हो रही, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी बीजेपी की केंद्रीय मंत्री उनकी पत्नी को जो है मंदिर में दर्शन करने गई थी। लगभग मुझे लगता है 8 या 80 लाख कुछ ऐसे उन्होंने उसमें लगाया भी उस मंदिर में पैसा। उसके बाद उस मंदिर को धुलाया गया। ऐसी समाज से इसलिए ना। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ ये धुलाने की बात उठ गई, जैसे आरक्षण की बात आई तो मंदिर धुलाने की बात आ गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ एक सवाल होता है कि मंदिर धुलाने का कारण क्या हो सकता है? अच्छा, आरक्षण का कारण क्या हो सकता है? ये तो आप लोग बताएं। वो आप भी बताएंगे ना। आप बताइए, क्यों हुआ? आप बताइए। यही आरक्षण का मुद्दा उठा, क्यों दिया गया? यही बताइए। आरक्षण किस लिए दिया गया? क्योंकि छुआछूत था समाज में। बाबा साहब ने आरक्षण क्यों दिया? कि दबे कुचले जो भी लोग हैं उनको उठाया जा सके, उनकी बराबरी आप कर सकें, जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, जिस मंदिर के लिए आज जो बता रहे थे भैया, अभी बड़े भाई कह रहे थे। अब आप समझिए कि एक एमएलए है प्रेजेंट टाइम की, वो उनको उस मंदिर में जाने के बाद उसे धुलवाया गया, तो उस टाइम पे कैसा रहा होगा? आप ये समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि उस टाइम पे कैसा रहा होगा। जिनको अपने पीछे झाड़ू लगा के चलना पड़ता था कि उनके पद चिन्ह मिट जाएं, जिसमें आप जिसके लिए आरक्षण, जो आज आरक्षण मिटाने की बात कर रहे हैं, उन्हें ये बात समझना चाहिए। अगर सुधार करना है तो ईडब्ल्यूएस जब उन्होंने लिया था, 10% का ईडब्ल्यूएस मांगा था, तो भी तभी उस टाइम पे कह देते हैं हमें नहीं चाहिए, हमें आरक्षण खत्म करना है। मलाई जब खा लिए तब कह रहे नहीं आरक्षण खत्म करना है। अब अभी तो ईडब्ल्यूएस की कटाव क्या जाती है? आप तो पढ़े लिखे पत्रकार लग रहे हैं, आप बताइए कि कैसी कंडीशन चल रही है अभी इस समय?
नहीं, आप विस्तार से नहीं, आप बताएंगे। बहुत बड़े- आपके सामने देखिए, आपके सामने ब्राह्मण भी बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तभी यहाँ से जब सवाल निकलेगा तो हम वहाँ से जवाब ले लेंगे। वो बड़े भाई हमारा समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने कोई विरोध किया हमारा? नहीं, वो तो ऐसे ही समाज के कुछ वो हम- वो ब्राह्मण देखिए, समाज में सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण माना जाता है। सुनिए, वो हम इसलिए हम मना ही नहीं करते। हमने कहा मना किया समाज वो कुछ विद्वान, ना कि सब कोई कहे कि नहीं आज मैं ये हूँ। अगर आज बड़े भाई ने बात कही तो कुछ बात समझ के कही होगी, कुछ ऐसा तो नहीं कहा कि नहीं उन्होंने विरोध किया हमारा कि आरक्षण नहीं देना चाहिए। आरक्षण विरोध नहीं किया। आरक्षण दिया क्यों गया, पहले उस पर मंथन करना चाहिए। बाबा साहब ने आरक्षण क्यों दिया, किस लिए दिया? स्थिति के अनुसार देखा। हाँ, देखा और दिया, तो उसका क्या कंडीशन में किस तरह है। जब चीजें अच्छी होंगी तभी आप बात करें। आप आरक्षण की बात हटाने की बात तब क्यों नहीं करे जब ईडब्ल्यूएस मांग रहे थे? क्यों मांग रहे थे? आपने सोचा कि ईडब्ल्यूएस लग जाएगा, हमें चीजें अच्छी हो जाएंगी, तब आपने क्यों नहीं किया? आप बताइए। ईडब्ल्यूएस हटा जब आप मांग रहे थे 10%, तब आपने क्यों कहा कि आरक्षण खत्म कर दीजिए? जातिवाद जो है, अब आप जातिवाद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही पैदा किया है। जातिवाद अच्छा, ये आरोप लगा दिए ये कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद सबसे ज्यादा पैदा किया है। तो आप तो पत्रकार महोदय, आपको नहीं, तो पता ही आप लोग बताएंगे ना। आप नेता हैं तो समाज में आप ज़्यादा वक्त देंगे। हम तो पत्रकार हैं, नेताओं के साथ वक्त देते हैं। जो नेता बताते हैं वही हम लोग दिखाते हैं। तो अब आप बताइए। जातिवाद, इस देश में जातिवाद सदियों से है, और ये जातिवाद तब खत्म हो जाता या हो रहा था जब लोग शिक्षित हो रहे थे, तो जातिवाद खत्म हो रहा था। जातियों की जड़ें कमजोर हो रही थी। लेकिन जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो उन्हीं जातियों की जड़ों में इन लोगों ने यूरिया और पोटाश डाल दिया है। जातियां इतनी जकड़ी हुई हैं कि जब से सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बनी है, तब से जगह जगह जितने भी सरकारी संस्थान हैं, उन संस्थानों में अलग अलग जातियों के लोगों का सम्मेलन कराया जा रहा है और उनको जातीय उन्माद में ढकेला जा रहा है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाए जा रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बुला करके इन जातियों के लोगों को आपस में जो है लड़ाया जा रहा है। तो अब आप मुद्दा यहाँ लेकर के आरक्षण को लेकर के आप आए हैं। आरक्षण का आधार क्या था जब आरक्षण लागू हुआ था? आरक्षण का आधार जाति था, और जाति पे ही क्यों था? क्योंकि जातीय भेदभाव थे, इसीलिए आरक्षण लागू हुआ था। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था कि जब जो आदमी फॉर्च्यूनर चलने लगेगा, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों चलने लगेगा, बड़ा बड़ा घर हो जाएगा, तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण जातियों में जो भेदभाव था, जो असमानताएं थी हमारे यहाँ, उसको लेकर के लाया गया था। आज देखिए 80 साल बीतने के बाद आज़ादी के, सभी संस्थानों में उठा के आप देखेंगे तो 90% आबादी किसकी है? उन्हीं सबल लोगों की आबादी है जो पिछले 3000 सालों से गुलाम थे। तो आरक्षण का लाभ मिला उनको? नहीं मिला ना। क्यों नहीं मिला आरक्षण का लाभ? क्योंकि सरकारें भी नहीं चाहती हैं कि उनको कुर्सी मिले। मैं कहता हूं आरक्षण आप खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको आरक्षण खत्म करने में, लेकिन कुर्सी भी आपकी रहेगी और जमीन भी आपकी रहेगी। कुर्सी पे भी आप ही का कब्जा होगा और जमीन भी आप ही का रहेगी। जिसके पास जमीन है, जिसको खेती करना आता है, वो भूमिहीन है, और जिसको खेती करना नहीं आता है उसके पास बहुत सारी खेतियां हैं, हजारों बीघा उनके पास खेतियां हैं। उनके घर में किसान पैदा ही नहीं होते हैं जिनके पास हजारों बीघा खेती है। उनके घर में तो IAS पैदा होते हैं, उनके घर में तो नेता मंत्री पैदा होते हैं। मजदूर वर्ग भूमिहीन है, उसको आरक्षण नहीं चाहिए क्या? और खेती ये करते हैं। तो आप मंदिरों पे भी आपका कब्जा है, जमीन पे भी आपका कब्जा है, कुर्सियों पे भी आपका कब्जा है। इस देश में 6700 IAS हैं, 6700 में 5577 IAS ऐसे हैं जो एक्टिवेट हैं, जिनको पद मिले हुए हैं। उसमें पता है आपको OBC और SC के कितने IAS हैं? कितने हैं? 238 IAS OBC के हैं और 139 IAS SC ST के हैं। आप सोच लीजिए आपकी आरक्षण कहाँ लागू है? कितने % आरक्षण लागू है? 27% का आरक्षण इस देश में अदर बैकवर्ड का है, 21% आरक्षण SC SC का है ना? और उसके बाद आप सिविल सर्विसेज में उठा के देख लिए कितने लोग हैं, कितने % हुआ? 5577 IAS में अगर 248 IAS OBC के हैं तो कितने % हुआ? 3 से 4% हुआ। और 3 से 4% की आबादी में आप सिमटे हुए हैं, और ये लोग मुद्दा क्या उठा रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए।
बड़ी नॉलेज की बात आप बता दिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों से जैसे ही आरक्षण की बात को लेकर चर्चा हुई, चर्चे पर सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। लगातार अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कैमरामैन प्रदीप के साथ अकरम हाशमी, नमस्कार।